हेलो 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 हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग? ये सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का स्वागत करते हैं अपने डेस्टिनी मेकर्स क्लासेस पर। यहाँ पर आपको पता है हम लोग क्या करने वाले हैं? विश्व इतिहास के लिए, सॉरी, मध्यकालीन भारत के लिए थर्ड या फोर्थ लेक्चर आपका होगा। यहाँ पे हम लोग पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत देख चुके थे लास्ट क्लास में। ये सारे स्रोत देखे थे हमने यूनिट 5 में, ठीक है ना। आज हम लोग बात करने वाले हैं सल्तनत काल के, और देखते हैं कितना हम लोग कर पाते हैं। यहाँ पे शुरुआत करते हैं सल्तनत काल के। ये नहीं पूछना कि नोट्स ऐसे क्यों करवा रहा हूँ, मैं लिख के क्यों बता रहा हूँ, है कि नहीं। सल्तनत काल। ए भाई, ए भाई, लिखने में क्या दिक्कत जा रही है इसको? सल्तनत काल, ठीक है ना। हम लोग करने वाले हैं, आपको पता होना चाहिए मध्यकालीन इतिहास में लगभग 1206 से लेकर 1526 तक के काल को हम लोग सल्तनत काल के रूप में जानते हैं ना। आपको याद हो ना कि मोहम्मद गौरी के आक्रमण के साथ ही भारत में सल्तनत काल की शुरू होती है। क्योंकि जब गौरी होता है, गौरी आक्रमण करता है, तो गौरी अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पे छोड़ देता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को इंडिया में छोड़ जाता है। अभी इन शॉर्ट में तो पूरा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, शॉर्ट में जा रहे हैं तो कहानियां कैसे आक्रमण हुआ, क्या हुआ, क्यों नहीं हुआ, पृथ्वीराज चौहान कौन थे, वो धीरे धीरे आएगा। मैं उनको बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए जो मेन मेन पॉइंट वो आपको दिखा रहा हूँ। कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के जाता है, भाई साहब क्या करते हैं, गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। गुलाम वंश की स्थापना करते हैं। और आप दिल्ली में देखेंगे तो आपको गुलाम वंश दिख जाएगा। दिल्ली सल्तनत में आपको बहुत सारी डायनेस्टी दिखेंगी। गुलाम वंश, खिलजी वंश, फिर आपको तुगलक डायनेस्टी दिखेगी, तुगलक डायनेस्टी दिखेगी, फिर आपको सैयद दिखेंगे, फिर आपको लोधी दिखेंगे। फिर एक बार फिर से बाबर का आक्रमण होगा, बाबर का आक्रमण होगा। फिर आपको यहाँ पे मुगल काल दिखेगा वहां जाके। तो मुगल काल हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक है ना। तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, इस प्रकार से आपको दिखेंगे। जब मैं महमूद मोहम्मद गौरी की बात कर रहा हूँ, देखते हैं गौरी है क्या, गौरी वंश कौन था, गौरी कौन है, उसके बारे में देखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे आप लोग गौरी वंश। शुरुआत यहाँ से करेंगे गौरी डायनेस्टी से। हाँ, गौरी वंश। तो ये गौरी है कौन, गौरी है कौन? तो देखो, महमूद गजनी की मृत्यु के बाद, महमूद गजनी, गजनवी नहीं है, महमूद गजनी की मृत्यु के बाद गजनवी साम्राज्य का पतन हो जाता है और अवस्था उत्पन्न हो जाती है। इस राजनीतिक उथल पुथल के दौर में गौर शासक ने गजनी से स्वतंत्रता प्राप्त करने की घोषणा कर दी, और अलाउद्दीन हुसैन ने गजनी पर आक्रमण कर उसे 7 दिनों तक जलाया था। अंततः जहां सूर्य की उपाधि ली, मतलब जहां के जो मुखिया होते हैं उनकी उपाधि ली, अर्थात विश्व को जलाने वाला, ठीक है ना। अभी बता दो है क्या चीज। देखो, मैं बताया कि गौरी वंश की बात कर रहा हूँ, गौर वंश की बात कर रहा हूँ। ये इंडिया की बात नहीं है, ये इंडिया की बात नहीं है, इंडिया के उत्तर पश्चिम क्षेत्र की बात, यहाँ की बात है। बात क्या बेटा, कि महमूद गजनी, अभी गजनवी नहीं बोल रहा हूँ, गजनी बोल रहा हूँ। एक भाई लिखने को, एक मिनट, थोड़ा नया पेज लो लिखने के लिए प्रॉपर तरीके से, साफ सा, जिससे आपको प्रॉपर मजा आ जाए। गौरी वंश हुआ क्या, सुनते चलना पहले, बाद में लिख लेना। महमूद गजनी की मृत्यु के पश्चात क्या हुआ, जो गजनवी साम्राज्य था उसका पतन हो जाता है, उसका पतन हो जाता है और अवस्था उत्पन्न हो जाती है। अवस्था उत्पन्न होगी, राजनीतिक उथल पुथल का काल होगा, राजनीतिक उथल पुथल का काल हो जाएगा यहाँ पे। इसी दौर में क्या होते हैं, गौर के शासक आते हैं। गौर एक क्षेत्र है आपका, गौर के शासक आते हैं और अपने आप को गजनी से स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। क्या, गजनी से अपने आप को स्वतंत्र। आप इंडिया में भी देखते हो, जैसे ही आपके केंद्रीय प्रशासक या केंद्रीय राज्य कमजोर होते हैं,
क्षेत्रीय राजवंश अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते थे। तो गौरी वंश है पहले गजनी वंश के अंतर्गत आता था, ठीक है ना, गजनी साम्राज्य के अंतर्गत आता था। जैसे ही गजनी साम्राज्य का पतन होता है तो गौर शासक अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं, ठीक है ना, स्वतंत्र घोषित करते हैं, ठीक है ना, ठीक। और गौर का एक शासक था अलाउद्दीन हुसैन गौर। अलाउद्दीन हुसैन गौर था, इसने क्या किया, गजनी पर आक्रमण किया और गजनी को लगभग 7 दिनों तक जलाया था, 7 दिनों तक, 7 दिनों तक जलाया था। इसी वजह से भाई साहब ने क्या किया था, एक उपाधि ली थी। कौन सी उपाधि ली थी? जहांसुल, अर्थात विश्व को जलाने वाला, विश्व को जलाने वाला की उपाधि धारण की थी। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है। आगे आते हैं गयासुद्दीन, और सुनते चलना बस, गयासुद्दीन मोहम्मद। ये भारत की बात नहीं कर रहे, लोग बाहर की बात कर रहे हैं, भारत की नहीं बाहर की बात है। गयासुद्दीन मोहम्मद आता है और तुर्कमानी गजों से, तुर्कमानी जो गुज थे उन्होंने क्या, गजनी का प्रदेश छीन लेता है। और अपने छोटे भाई को, किसको, अपने छोटे भाई को वहां का शासक बनाता है। कौन है इसका छोटा भाई? शिहाबुद्दीन मोहम्मद। शिहाबुद्दीन मोहम्मद को वहां का शासक बनाता है, गजनी का शासक नियुक्त करता है। आपको पता होना चाहिए, यही शिहाबुद्दीन मोहम्मद है जो इतिहास में, जो इतिहास में मोइनुद्दीन, मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से जाना जाता है, मोहम्मद बिन साम के नाम से जाना जाता है। शिहाबुद्दीन मोहम्मद है जो गजनी का शासक बना, इस नाम से मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम के नाम से जाना जाता है। और अपने बड़े भाई, अब देखो अभी गजनी का शासक है, और जैसे इसके भाई गयासुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु होती है, भाई साहब एक कहाँ के हैं, एक गौर के शासक है कि नहीं है? तो जैसे ही शिहाबुद्दीन के भाई गयासुद्दीन मोहम्मद की मृत्यु होती है, भाई साहब क्या, गौर को भी अपने अधीन कर लेते हैं, गौर के भी शासक बन जाते हैं। तो अब देखो इस प्रकार से क्या हो गया भाई साहब, गजनी के शासक भी बन चुके हैं और गौर प्रदेश के भी शासक बन चुके हैं, गौर प्रदेश के भी शासक बन चुके हैं, ठीक है ना, ठीक। इसलिए गौर शासक होने की वजह से क्या, गौर शासक होने की वजह से क्या कहलाया, मोहम्मद गौरी कहलाया, मोहम्मद गौरी कहलाया। तो मोहम्मद गौरी का वास्तविक नाम क्या है? मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम है। मोहम्मद गौरी का आक्रमण आप लोग पढ़ते हैं इंडिया में, तो मोहम्मद गौरी की पृष्ठभूमि बताने के लिए मैंने काम किया, ठीक है ना, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, ठीक, ठीक, ठीक। तो मोहम्मद गौरी का मुख्य नाम मोइनुद्दीन मोहम्मद बिन साम है। इसका नाम मोहम्मद गौरी क्यों पड़ा? कि गजनी का शासक था, जैसे बड़े भाई की मृत्यु होती है गौर का शासक इसके हाथ में आता है, तो गौर का शासक कहलाता है। गौर गजनी का शासक, गौर का शासक होने की वजह से इसको क्या, मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, मोहम्मद गौरी के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। चलो, तो हेडिंग डालते हैं मोहम्मद गौरी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और थोड़ा आप लोग लिखते भी जाना साथ में, समझने के साथ साथ कहानी को लिखते भी जाना। मोहम्मद गौरी 1173 से 1206 ईस्वी में गद्दी में रहते हैं। क्या देखा, बड़े भाई के अधीन, बड़े भाई के अधीन क्या बना, गजनी का शासन होता है, गजनी का, बड़े भाई के अधीन गजनी का शासक बना। मुझे लगता है बड़े भाई का नाम बताना पड़ा, अभी ऊपर लिखवाया था मैंने क्या आपको, गयासुद्दीन मोहम्मद। भाई भाई ऐसा होना चाहिए, देखो आजकल कैसे भाई है कि हम तुम देंगे नहीं कुछ भी तुमको, और देखो खुद अपने भाई को सपोर्ट कर रहा है। मेरे साथ भी ऐसे एक बड़ा भाई है जो सपोर्ट करता है मुझे, ठीक है ना।
और इसका संबंध किस वंश से, वंश पूछेगा आपसे तो वंश याद रखना, किस वंश से, संसवनी वंश से भाई साहब संबंधित है। इस बात को आपको रखना है। जैसे ही भाई साहब गौर के शासक बनते हैं, उसकी महत्वाकांक्षा जाग उठती है और साम्राज्य विस्तार के लिए क्या करता है, भारत की ओर प्रस्थान करता है। क्या करता है, साम्राज्य विस्तार के लिए भारत की ओर रुख करता है। उसने भारत में कहा से बेटा, बोलन दर्रे से, यहाँ पे आपका बोलन दर्रा हिंदू को में, तो बोलन दर्रे से भारत में बोलन दर्रे से प्रवेश किया। उसका पहला आक्रमण, अब आपको याद रखना एक एक चीज है, उसका पहला आक्रमण जो होता है आपका मुल्तान के विरुद्ध होता है। देखो सही से लिखवाता चलो मैं आपके लिए प्रॉपर। बोलन दर्रे से भारत में प्रवेश करता है, ये पूछता है आपसे, भारत में प्रवेश करता है, उसका पहला सामना है, पहला आक्रमण मुल्तान के विरुद्ध था। मुल्तान के विरुद्ध था। उस समय पे यहाँ पे कौन, यहाँ पे इस्माइलियों का शासन था, इस्माइलियों का शासन था, जो कि मुस्लिम समाज के विधर्मी माने जाते हैं, जो क्या मुस्लिम समाज में विधर्मी माने जाते थे। तो इस पर आक्रमण किया सबसे पहले, मुस्लिम समाज में विधर्मी माने जाते, मतलब कि मुस्लिम समाज इनको धर्मी या धर्म निष्ठा नहीं मानती। जैसे यहाँ पे अनार हो गए, आर हो गए, है कि नहीं, ठीक याद रखना। मोहम्मद गौरी ने 1175 में मुल्तान व कच्छ पर अधिकार कर लिया। इस बात को आपको याद रखना है, गुजरात वाला कच्छ, ठीक है ना। 1182 में सिंध के निचले हिस्से पर अधिकार कर लिया, सिंध के निचले हिस्से पर अधिकार कर लिया। ठीक है ना, याद रखना, ठीक। पूरे सिंधु को अधीनस्थ कर लिया था। लेकिन बात आती गुजरात की, आपसे पूछा गया महत्वपूर्ण चीज है, जब 1178-79 में भाई साहब ने गुजरात पर आक्रमण किया था, कहां पर, गुजरात पर आक्रमण किया था, तो गुजरात के माउंट आबू के निकट, जिसका नाम भी अभी चेंज हो गया, माउंट आबू को नाम बदल क्या रख दिया गया, माउंट आबू के निकट चालुक्य शासक कौन थे, चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय शासन कर रहे थे। एक घटना याद रखना, डेट याद रखना कब की है, 1178-79 की है। ठीक है ना। मुल्तान कक्ष के बाद कहाँ पे गुजरात आए थे भाई साहब, गुजरात हार गए थे, बाद में सिंध के पास गए थे, ठीक है ना। तो गुजरात पर माउंट आबू के पास चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय से इनका सामना होता है, जो कि चालुक्य शासक है। वो क्या करते हैं, इसको मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं, मोहम्मद गौरी को हरा देते हैं। आपसे पूछ सकता है कि मोहम्मद गौरी को भारत में किसने हराया था, तो चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय, चालुक्य शासक है, मूलराज द्वितीय नाम है। कहाँ पे, माउंट आबू के पास, गुजरात विजय के दौरान। डेट क्या है, 1178 से 79। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। ठीक है ना। अब देखो भाई साहब ने क्या किया, गौर से सुनना, गौर से सुनना। भाई साहब ने क्या किया, अंकल ने, अब यदि इंडिया का मैप बनाओ तो देखो, भाई साहब बोलंदर से यहाँ पे प्रवेश किया। भाई साहब इस रास्ते से जीतना चाहते थे, लेकिन गुजरात तक जैसे ही पहुंचे, गुजरात में बैंड बजाई थी किसने, यहाँ पे माउंट आबू यहाँ पे है। हालांकि माउंट आबू अब राजस्थान में मिलेगा, आपको ध्यान रखना। तो अरावली के बाद जब पहुंचे तो चालुक्य शासन में बैंड हो जाती, तो भाई साहब वापस लौट गए। अब भाई साहब फिर से भारत पर आते हैं जीतने के लिए, फिर से भारत पर जीतने के लिए आते हैं। तो क्या करते, सिंध और मुल्तान के रास्ते ना जीतकर क्या करते, भारत को पंजाब के रास्ते से जीतने की योजना बनाते हैं। क्या, पंजाब के रास्ते से जीतने की योजना बनाते हैं, ठीक है ना। और पंजाब के रास्ते जब आते हैं तो उनकी प्रतिस्पर्धा सीधी किससे होती है, पृथ्वीराज चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से, जो कहां पे, दिल्ली पर शासन कर रहे थे भाई साहब, ठीक है ना, जो कि दिल्ली और अजमेर के क्षेत्र में शासन कर रहा था। इसी के साथ क्या, उत्तरायण का प्रथम युद्ध होता है। क्या होता है, उत्तरायण का प्रथम युद्ध होता है।
और तराइन के प्रथम युद्ध की घटना आपको पता है 1191 होता है। इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान एवं उसके सहयोगियों से क्या हुआ, मोहम्मद गौरी हार जाता है और बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग जाता है। होता क्या है, जब पृथ्वीराज चौहान पार्टी मना रहे होते हैं, वही मोहम्मद गौरी अपने वापस से क्या कर रहा होता है, अपनी शक्ति का निर्माण कर रहा होता है। क्या करता है, शक्ति का निर्माण कर रहा होता है, शक्ति का निर्माण कर रहा होता है, ठीक है ना। और 1192 में पृथ्वीराज चौहान के बाद पृथ्वीराज चौहान के पास वापस आते हैं कौन, मोहम्मद गौरी। और इस युद्ध में क्या होता है, दिल्ली पर कूच करता है तो पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इस टाइम पे चौहान ना तो मानसिक दृष्टि से ना ही सैन्य दृष्टि से तैयार थे और उनका सेनापति स्कंद कहीं और व्यस्त था। इस युद्ध में क्या होते हैं, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं, पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान पलायन करने का प्रयास तो करते हैं, बट उसको बंदी बना लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, ठीक है ना। और बाद में पृथ्वीराज चौहान को मृत्यु दंड दे दिया जाता है। अजमेर के सिंहासन पर उसके छोटे बेटे को बिठाया जाता है, ठीक है ना। इस बात को आपको याद रखना है। पैसे में आपका होता है बीसल देव होता है, अजमेर का जो विद्यालय होता है वहां पे मस्जिद बन जाती है, अलादीन का झोपड़ा बन जाता है। तो ये सारी घटनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, ये सारी घटनाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो मैं कुछ पॉइंट आपके लिए लिखवा रहा हूँ, आपको इनको समझना है, ठीक है ना। तो गौर वंश में देखो थोड़ा कहानी बड़ी टफ होती है, लेकिन कहानी सुन लो तो आपको आसान लगती है। मैंने क्या बोला, मैंने ऊपर लिखवाया, आपको याद है हम लोग पहुंच गए, याद है हम लोग पहुंच गए। यदि आप भाषा लिखना चाहो तो इस प्रकार से लिख सकते हो, अब भाषा का टाइम तो नहीं है, मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, कुछ फैक्ट आपके लिए लिखवा रहा हूँ। यदि आपको लिखना हो तो भाषा लिखो कि भैया मोहम्मद गौरी जब गुजरात विजय के उपरांत, सॉरी, गुजरात में चालुक्य शासक चालुक्य शासक मूलाज द्वितीय से हार गया था, तो उसने भारत विजय के लिए पंजाब रास्ते से योजना बनाई। क्या, दूसरा प्लान, क्या सेकंड प्लान, ऐसे लो, सेकंड प्लान क्या था, क्या भाई साहब मुल्तान या कच्छ के रास्ते से भारत को नहीं जीतेंगे, मुल्तान या कच्छ के रास्ते से भारत नहीं जीतेंगे, बल्कि कहां से आएंगे, बल्कि पंजाब के रास्ते से योजना बनाई। पंजाब के रास्ते से योजना बनाते तो किससे टकराव होती है भैया इनकी, जब पंजाब के रास्ते से क्या करते हैं, योजना बनाते हैं, तो यहाँ पे कौन, पृथ्वीराज चौहान, चौहान से युद्ध होता है कब, 1191 में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं, इसको हम लोग तराइन का प्रथम युद्ध बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और मोहम्मद गौरी जान बचाकर भाग जाता है, जान बचाकर भाग जाता है। अब यहाँ पे भी अलग अलग कहानियां फेमस है, यहाँ पे भी अलग अलग कहानियां फेमस है, ठीक है ना। ठीक, तो उसकी माँ ने बोला छोड़ दो, या ये घायल हो गए थे तो घायलों पर हाथ नहीं उठाते हैं। पृथ्वीराज चौहान, क्या वो मोहम्मद गौरी घायल हो गया था, तो चौहान अपने यहाँ की परंपरा है कि हम घायलों पे और क्यारों पे हाथ नहीं उठाते हैं, तो इनको जाने दिया था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी की हार हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की विजय होती। एक साल बाद वापस आता है भाई साहब मोहम्मद गौरी, एक साल बाद 1192 वापस आता है। इसको तराइन का द्वितीय युद्ध बोलते हैं, तराइन का सेकेंड युद्ध बोलते हैं। इस बात को आपको रखना है। होता क्या है, घटनाक्रम क्या होता है, जब आक्रमण करते हैं तो किस किस के बीच में, भाई मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान। अच्छा, एक वर्ष बाद आक्रमण किया तो पृथ्वीराज चौहान यहाँ पे तैयार नहीं थे, ना तो ना तो मानसिक दृष्टि से तैयार थे, तैयार नहीं, ना तो मानसिक दृष्टि से और ना ही सैन्य दृष्टि से। इतना ही नहीं, इनका सेनापति था, इनका सेनापति था स्कंद, वो इस समय कहीं और बिजी था, कहीं
और व्यस्त था भाई साहब। ऐसे में क्या होता है, आक्रमण होता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मोहम्मद गौरी की जीत होती है, यहाँ पे इनकी हार होती है। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक ना। गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, और पृथ्वीराज चौहान गिरफ्तार कर लिए जाते हैं, याद रखना। और कुछ समय बाद कहाँ पे उनको मृत्यु दंड दे दिया जाता है, पृथ्वीराज चौहान को मृत्यु दंड दे दिया जाता है, ठीक ना। फिर अजमेरी की गद्दी पर कौन बैठता है, अजमेरी की गद्दी पर इनके बाद पृथ्वीराज चौहान के बाद अजमेरी की गद्दी पर उनका बैठा बैठता है बेटा, अजमेरी की गद्दी पर उस समय के लिए उनके बेटे बैठते हैं। इस बात को आपको याद रखना है, जो कि महत्वपूर्ण नहीं है। आपको पता होना चाहिए, अपन ने याद है अढ़ाई दिन का झोपड़ा पड़ा था, इसी घटना के दौरान अढ़ाई दिन का झोपड़ा, तराइन की युद्ध की घटना के दौरान अढ़ाई दिन का झोपड़ा याद है। इसको किसने बनवाया था, आपको याद होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए विग्रह राज चतुर्थ, वीसलदेव के द्वारा बनवाया गया था। एक वहां पे विद्यालय था, क्या था, विद्यालय था। उस विद्यालय को तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया था, मोहम्मद गौरी ने अढ़ाई दिन का तुर्क आक्रमण का दाव ने अढ़ाई दिन की झोपड़ी में बदल दिया था। मतलब कि ढाई दिन में एक मस्जिद के रूम में विद्यालय को तोड़कर, विद्यालय की दीवारों को तोड़कर मस्जिद में बदल दिया था। अच्छा, इसकी दीवारों पर क्या लिखा मिलता है, जो इन्होंने एक नाटक ग्रंथ की रचना की थी, कौन सा नाटक इसकी दीवारों पर देखने को मिलता है, बताओ कौन सा नाटक है जो देखने को मिलता है। ठीक है ना। तो 1192 हो गए, अब 1194 देखो, हम लोग आक्रमण देख रहे हैं क्रम से। तो 1194 में क्या होता है, मोहम्मद गौरी ने कन्नौज शासक, कन्नौज में गैरवाल शासक जयचंद पर आक्रमण किया था। इस बात को आपको रखना है, ठीक ना। इसकी कौन सी, चंदावर की, आपकी चंदावर की लड़ाई है, चंदावर की लड़ाई। आप क्या होना चाहिए कि चंदावर की लड़ाई में जयचंद ने मोहम्मद गौरी का एक बहुत अच्छे सुकुशल तरीके से सामना किया था। हालांकि तीर लगने की वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी, सेना पराजित हो गई थी। क्या, सेना पराजित हो गई थी। इस बात को आपको याद रखना है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलो, अच्छा मैं एक चार्ट बना रहा हूं, आप लोग मोहम्मद गौरी की भारत आक्रमण क्रम पूछ सकता है, राज्य पूछ सकता है, किस राज्य पे कब किया है, ठीक है ना। एक चार्ट बनाओ। तो यहाँ पे पूरा क्रम से इतना हो गया है, आपको महत्वपूर्णता जो हो गया है, एक अलग से चार्ट बनवा रहा हूँ मैं आपका, मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण। अच्छा, आपको लग रहा है क्या बच्चे से लिख रहा हूँ मैं, मेरी राइटिंग ऐसी है, बट आपको समझ में आती है। मोहम्मद गौरी के भारत पर आक्रमण, देखते हैं इसके बारे में, मोहम्मद गौरी के भारत पर किस प्रकार से आक्रमण है, कैसी की घटना है यहाँ पे। देखो सबसे पहले 1175 में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्ष लिख रहे हैं अपन लोग, यहाँ पे शासक होगा, यहाँ पे राज्य होगा, यहाँ पे परिणाम होगा, यहाँ पे क्या होगा, परिणाम। परिणाम में देखना मोस्टली सब में विजय है, सिर्फ दो ऐसी चीज यहाँ पे अपराजय है। क्या, पूरे में विजय आएगा आपका, सिर्फ दो जगह पे पराजय आएगी, सीधा लो, दो जगह पे पराजय। अभी आपको समझ कहाँ कहाँ पे पराजय है। एक तो तराइन का युद्ध देखा हमने, कि तराइन के युद्ध में हार गए थे भाई साहब, और उसके पहले हमने क्या माउंट आबू का देखा था, क्या माउंट आबू का देखा था, याद है कि नहीं याद है आपको, ठीक है ना। चलो, चालुक्य, नरेश, मूलराज द्वितीय, इनको भीम द्वितीय के नाम से जानते हैं। ऊपर यहाँ पे मूलराज द्वितीय लेकर उनको भीम द्वितीय कर लेना कोष्टक, उन्हीं को हम लोग क्या भीम द्वितीय के नाम से भी जानते हैं। तो देखो एक सेकंड बस, 1175 में करमाती कहाँ का शासक था, मुल्तान का था। सबसे पहले मुल्तान पे आक्रमण किया था ना, यहाँ पे विजय हुई थी। फिर 1176 में फिर से करमाती पड़ी,
यहाँ पे उच्च प्रदेश में, एक कक्ष नहीं, मैंने ऊपर कक्ष बोल दिया, उच्च प्रदेश, ठीक है ना, इसको कक्ष ही बोलते, विजय हो गया यहाँ पे। 1178 में चालुक्य शासक भीम द्वितीय के खिलाफ, चालुक्य शासक भीम द्वितीय, इन्हीं को अपन क्या मूलराज द्वितीय के नाम से बोलते हैं। यहाँ पे कहाँ का शासक था, अनिलवाड़ का शासक था। यहाँ पे क्या हुई थी, पराजय हुई थी, ये आपके लिए अपने आप में महत्वपूर्ण हो गया, क्या हुई थी, पराजय हुई थी। आगे बढ़ेंगे हम लोग 1189 में, मलिक खुसरो के खिलाफ, कहाँ पे, पेशावर में विजय हुई। 1181 में मलिक खुसरो कहाँ पे पहुंच गए, लाहौर पहुंच गए थे पेशावर से भागकर, विजय प्राप्त हुई। 1182 में, ये आपकी सेकंड योजना, आपको याद है, यहाँ के बाद पंजाब से आने की योजना बनाई थी, है ना, पंजाब क्षेत्र से, इसलिए मैंने कलर चेंज किया आपने। पंजाब क्षेत्र से भारत विजय प्लान था कि नहीं था। चलो आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़े। 1182 में कहाँ पहुंचे भाई साहब, शुम्र शासक के पास, कहाँ पर, देवल व सिंध पर आक्रमण किया, देवल व सिंध पर। अब तो सिंध विजय पहले तो कर नहीं पाई थी, अब दूसरे क्षेत्र से सिंध विजय की भाई सामने, याद रखना, ठीक है ना, विजय प्राप्त की। फिर 1185 फिर से मलिक खुसरो, कौन, विद्रोही है भाई से मलिक खुसरो, कहाँ पे, सियालकोट, विजय प्राप्त की। 1186 मलिक खुसरो वापस लाहौर, विजय प्राप्त की। 1179 नवासी 1189 चौहान सूबेदार के खिलाफ भटिंडा में, यहाँ पे भटिंडा में विजय प्राप्त की। इसी के बाद 1191 में यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान, यहाँ पे तराइन का युद्ध, क्या हुआ, यहाँ पे पराजय हुई। पराजय हुई थी ना। फिर 1192 में फिर से पृथ्वीराज चौहान तराइन में विजय प्राप्त होती है, यहाँ पे इसको, मोहम्मद गौरी को। फिर 1114 जयचंद, जयचंद के खिलाफ कहाँ पे, कन्नौज, कन्नौज विजय प्राप्त होती है। 1195 96 1195 96 कुमारपाल बयाना में इनको विजय प्राप्त होती है, इनको विजय प्राप्त होती है। फिर 1196 में सुलक्षण पाल, ग्वालियर में इनको विजय प्राप्त होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसके पूरे आक्रमण के क्रम से कुछ कुछ जो महत्वपूर्ण देखो, याद रखना आपको, शुरुआत के मुल्तान का याद रखना, अनिलवाड़ याद रख लेना, ठीक है ना, देवल सिंध सिंध का याद रख लेना आप लोग, तराइन की याद रख लेना, कन्नौज बयाना ग्वालियर, लास्ट में 1196 ग्वालियर, ठीक है ना। ये आपको इस प्रकार से मिलेंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं गौरी वंश का कैसे भारत में विस्तार होता है, क्या गौरी वंश का भारत में कैसे विस्तार होता है, गौरी का भारत में कैसे विस्तार होता है उसको देखते हैं, ठीक है ना।
और तुम लोग देखें गौर वंश का विस्तार कैसे कैसे हो रहा है। डालो गौर वंश का कैसे विस्तार, आपने बख्तियार खिलजी सुना होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक सुना होगा, है कि नहीं। बहुत सारे आपने फालतू नाम सुने होंगे, तो नहीं फालतू नामों पे चर्चा करने वाले हम लोग। फालतू तो बट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पता है मोहम्मद गौरी को कुछ पॉइंट, मोहम्मद गौरी को 1203 में जब उसकी भाई की मृत्यु हुई थी, तो गौर का क्षेत्र भी प्राप्त हो गया था, गजनी का भी प्राप्त हो गया था। हालांकि गजनी का शासक तो पहले ही बन चुका था, उसके भाई ने बना दिया था। गौर का क्षेत्र प्राप्त हो गया था, ठीक है ना। ठीक। और जब गौर का क्षेत्र इसके हाथ में हो गया, देखो बात सुनना, जब गजनी का शासक था तब उसने भारत को जीता था, और जैसे ही भाई की मृत्यु हो जाती है 1203 में, तो गौर के लिए वापस लौट जाता है। क्या? गौर के लिए वापस लौट जाता है। और भारत का क्षेत्र क्या करता है, भारत का क्षेत्र अपने गुलामों के अधीन दे जाता है। भारत का क्षेत्र अपने गुलामों को दे जाता है, और बोला 1196 तक लास्ट किया यहाँ पे, 1203 वापस चला गया, तो भारत का क्षेत्र गुलामों में दे गया। अब कैसे दे गया देखो, मोहम्मद गौरी का एक प्रमुख गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का कुतुबुद्दीन ऐबक एक प्रमुख गुलाम था, इस बात को आपको याद रखना है। जब पृथ्वीराज चौहान की डेथ हो गई थी उसके भाई हरिराज चौहान द्वारा, पृथ्वीराज चौहान के भाई हरिराज चौहान द्वारा जब चौहान वंश का पुनर्जागरण या पुनरुत्थान किया जा रहा था, पुनरुत्थान किया जा रहा था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको विफल किया था, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसको विफल किया था, ठीक। याद रखना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जैसे ही गद्दी बैठता है, गुलाम बनता है, यहाँ पे छोड़ा जाता है, तो पहले हरिराज चौहान को हराता है, पुनरुत्थान को रोकता है, के पुनरुत्थान को रोकता है। साथ ही आपको याद होगा चालुक्य शासकों से बदला लेता है, क्या करता है? चालुक्य शासक से बदला लेता है, मोहम्मद गौरी की पराजय का बदला लेता है, मतलब उसको हरा देता है, उनको हरा देता है, ठीक है ना। ठीक। तुर्क याद रखना, तुर्कों की विजय के बाद 1240 तक क्या किया था, अपना चालुक्यों ने शासन बनाए रखा था। इस बात को भी आपको पता है, छोटे क्षेत्र में हो गया था, ठीक है ना। याद रखना, आपको याद होना चाहिए। एक गुलाम तो क्या हो गया आपका, कुतुबुद्दीन हो गया। दूसरा देखो, एक दूसरा गुलाम था आपका बख्तियार खिलजी। महमूद गौरी का मोहम्मद एक और गुलाम था, कौन? बख्तियार खिलजी। नाम सुना है आपने बख्तियार खिलजी? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी ने क्या किया था, बिहार प्रांत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। बिहार प्रांत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। एक आपको पता हो चाहिए ओदंतपुरी बिहार। क्या? आपको बिहार में क्या है, ओदंतपुरी बिहार, पढ़ा चुका हूँ इसके बारे में पूरा। बौद्ध विश्वविद्यालय था या बौद्ध यूनिवर्सिटी थी, आपको पता होना चाहिए। भाई साहब इसको नष्ट कर देते हैं, क्या? इसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। नालंदा पहुंचते हैं, नालंदा को नष्ट कर देते हैं। भाई साहब क्या पहुंचते हैं, विक्रमशिला पहुंचते हैं, विक्रमशिला, और विक्रमशिला को भी नष्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इन सबसे उत्साहित होकर क्या होता है, वो आगे जाकर बंगाल विजय की योजना बनाता है। क्या? बंगाल विजय की योजना बनाता है। और आक्रमण इतना तीव्र था, आक्रमण इतना तीव्र था कि जो बंगाल क्षेत्र में खिलजी शासक शासन कर रहे थे वहां पहले से, वहां पे भाई सब पहुंच गए 18 घुड़सवारों के साथ, और वहां पे बंगाल की राजधानी जो नादिया थी उस टाइम पे, भाई साहब उसको भी तहस नहस कर देते। क्या? उसको भी तहस नहस कर देते हैं, ठीक है ना। याद रखना, ठीक है ना। और वहां पे जो शासक था यहाँ पे, सॉरी बंगाल पर क्या होता है, इन सब की विजय के बाद बख्तियार खिलजी बंगाल की ओर बढ़ता है, और जो वहां पे नादिया में शासक था उसको भगा देता है। याद रखना, ठीक है ना। यहाँ पे कौन था? लक्ष्मण सेन, सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन था, मैंने खिलजी का बोल दिया। लक्ष्मण सेन, लक्ष्मण सेन थे, लक्ष्मण सेन को भगा देते भाई साहब, ठीक है ना। लक्ष्मण सेन भाग जाते हैं, लेकिन लक्ष्मण सेन बाद में क्या करते हैं, बाद में
क्या करते हैं, बाद में फिर से बंगाल पर कब्जा कर लेते हैं, ठीक है ना, बंगाल पर वापस कब्जा कर लेते हैं। और बाद में बख्तियार खिलजी कहाँ से, लखनौती से अपनी गद्दी संभालता है, लखनौती को राजधानी बनाता है, वहां से गद्दी संभालता है। इस बात को आपको रखना है। ठीक है ना। ये अभी किसकी बात चल रही है, अभी मोहम्मद गौरी की मृत्यु नहीं हुई। आप लोग पढ़ते होंगे कि इंडिया के पार्ट को डिवाइड किया 3 भागों में, 4 भागों में, वो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद होता है। होता क्या है, देखो हमने कुतुबुद्दीन ऐबक का देखा अभी, और बख्तियार खिलजी का देखा है। लेकिन घटना क्या होती है बेटा, 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। इसका क्या कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो क्या होता है, इसकी जो गुलाम सेनापति होती है, वही मोहम्मद गौरी के साम्राज्य को आपस में बांट लेते हैं। और जिन क्षेत्रों पर सेनापति का जिस क्षेत्र पर नियंत्रण होता था, वह वहां पर अपने आप में स्वतंत्र शासन करने लग गया था। क्या अपने आप में स्वतंत्र शासन करने लग गया था, ठीक। और ऐसा कहा जाता है कि भाई मुगल मोहम्मद गौरी के पश्चात, मोहम्मद गौरी के पश्चात साम्राज्य को उसके 3 गुलामों में बांटा गया था, 3 गुलामों में बांटा गया था। कैसे बांटा गया था, अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन बनते हैं, 3 गुलाम को कैसे बांटा गया था। देखो, जो गौर वगैरह का क्षेत्र था आपका, जो गौर वगैरह का क्षेत्र था, उसको किसने, ताजुद्दीन अल्दौज ने ले लिया था, ताजुद्दीन एलदौज ने। गजनी व गौर का क्षेत्र ले लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर का क्षेत्र मिला था। क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ का बेटा, लाहौर का। ऐबक को लाहौर का क्षेत्र मिला था। और ठीक है ना, दिल्ली लाहौर आगरा वाला क्षेत्र इसको मिला कुतुबुद्दीन ऐबक को। इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। और इसके पूर्व में आपको अन्न के लिए, ठीक है, इस बात को आपको रखना है। 1 मिनट, मैं गलत जा रहा हूँ, मैं गलत जा रहा हूँ, मेरा माइंड कहीं और जा रहा है, मैं गलत जा रहा हूँ। फिर से टेस्ट को फिर से सुनना, मैंने क्या बोला, 1206 में इसकी मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। क्या होता है, गौर साम्राज्य के जो गुलाम होते हैं, वो आपस में इस साम्राज्य को डिवाइड कर लेते हैं, या मोहम्मद गौरी के साम्राज्य को डिवाइड कर लेते हैं। देखो, मैंने बोला, मैंने क्या बोला कि गजनी और गौर का क्षेत्र किससे मिलता है, गजनी व गौर का क्षेत्र किससे मिलता है। फिर सिंध व मुल्तान का क्षेत्र, सिंध व मुल्तान का क्षेत्र। और दिल्ली लाहौर आगरा का क्षेत्र, ये वाला दिल्ली लाहौर, दिल्ली लाहौर आगरा, ये वाला क्षेत्र। देखो, जो ये वाला क्षेत्र है वो गजनी और गौर का किसके लिए, तो एलदौज के लिए, तजुद्दीन एलदौज के लिए प्राप्त होता है। दिल्ली आगरा वाला जो क्षेत्र होता है आपके लिए कुतुबुद्दीन ऐबक के लिए प्राप्त होता है। यही आपको आगे क्या गुलाम वंश मिलेगा, गुलाम वंश का संस्थापक रहेगा भाई साहब यही इंडिया में, ठीक है ना। और कोवाचा के लिए, कोवाचा के लिए शिनवा मुल्तान का क्षेत्र, कोवाचा के लिए क्या, शिंदवा मुल्तान का क्षेत्र मिलता है। इस बात को आपको रखना है, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने भारत में क्या, स्वतंत्र तुर्की राजवंश की स्थापना की थी, जिसको हम लोग क्या गुलाम वंश के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, दास वंश के नाम से, एलवरी वंश के नाम से, या ममलुक वंश के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग आगे देखेंगे अभी, इसको हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे अब एक कारण आता है, एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, जो क्वेश्चन बनता है, तुर्क विजय के क्या कारण थे। और विभिन्न इतिहासकार विभिन्न विभिन्न बातें बोलते हैं, वो क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्या तुर्क विजय के क्या कारण थे। यहाँ से एक टॉपिक नया शुरू होगा, राजनीति में क्या होगा आपका, गुलाम वंश। उसको हम लोग अभी आगे देखेंगे, बट यहाँ पे तुर्क विजय के कारण क्या थे, वहां पे इतिहासकार अलग अलग बातें बोलते हैं, वो आपसे पूछा जाता है। देखो, हसन निजामी, सुनना, एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है,
तुर्क विजय के कारण में क्या, हसन निजामी, कि तुर्की लोग क्यों जीते, हसन निजामी व मिनहाज उस सिराज। अब इनकी बुक्स आप लोग पढ़ चुके हो पहले। मिनहाज उस सिराज क्या मानते हैं, तुर्की विजय को देवी कृपा मानते हैं। क्या मानते हैं, तुर्की विजय को देवी की कृपा, मतलब देवों की कृपा से लोग जीते हैं। वही मुद्दिर, फक्र मुदब्बिर क्या मानते हैं इसके लिए, सैनिक कारणों को उत्तरदायी मानते हैं। क्या, सैनिक कारणों को उत्तरदायी ठहराते हैं। वहीं सर यदुनाथ सरकार, जदुनाथ या यदुनाथ सरकार क्या बोलते हैं, यदुनाथ सरकार बोलते हैं कि तुर्की विजय के पीछे इस्लामी व्यवस्था में जातीय समानता की भावना, मुसलमानों का नीतिवादी सिद्धांत और अल्लाह के नाम पर लड़ाई करना। कुरान में मदिरापान की मनाही होने के कारण मुसलमान सैनिक का मदिरापान से परहेज करते थे। मतलब कि जो सैन्य व्यवस्था थी, जो उनके इस्लामिक नियम थे, उनकी वजह से जीतते हैं। क्या, इस्लामी व्यवस्था को उत्तरदायी मानते हैं। इस्लामी व्यवस्था को उत्तरदायी मानते हैं। इस्लामी व्यवस्था में क्या, इस्लामी व्यवस्था क्या आ जाएगा, नंबर 1, सैनिकों में मदिरापान निषेध, या इस्लाम में, इस्लाम में क्या, मदिरापान का निषेध। नंबर 2, जातीय समानता, भाई मुस्लिम में सभी लोग एक दूसरे से जातीय समानता के रूप में देखते थे। नीतिवादी सिद्धांत, ठीक ना। और सबसे महत्वपूर्ण अल्लाह, धार्मिक लड़ाई, किसी भी लड़ाई में लोग क्या, जिहाद का नाम देते, अल्लाह के नाम पर लड़ाई करते थे, अल्लाह के नाम पर लड़ाई। हमने देखा था सबसे पहले जब मुल्तान पे आक्रमण हुआ था, वहां पे इस्लामियों का शासन था कि नहीं, इस्माइलियों का, जो कि इस्लाम के लोग उनको विधर्मी मानते थे, इस्माइलियों को। याद है कि नहीं याद है, अभी पढ़ा था अपन ने। चलो, तो इस वजह से, ठीक ना। आगे बढ़ते हम लोग फोर्थ देखते हैं। जो ब्रिटिश कार एयरफिस्टिंग क्या बोलते हैं, एल्फिनिस्टन क्या बोलते हैं। तुर्की लोग ऑक्सस एवं सिंधु नदी के बीच बसने वाले जनजाति लोग थे। ये लोग बहुत लड़ाकू थे, इसी कारण तुर्की सेना काफी सक्षम थी। क्या थी, ये लोग क्या बताते, लड़ाकू बताते हैं इनको, क्या लड़ाकू जाति को बताते हैं, लड़ाकू जाति को बताते हैं। इसलिए इनकी विजय हुई। कहाँ पे रहते ये लोग भैया, ऑक्सस और सिंधु नदी के बीच रहते थे। है ना लोगन, लड़ाकू जनजाति, लड़ाकू जनजाति, लड़ाकू जनजाति के लोग थे, इसलिए लोग विजय हुए। ये जनजाति कर देना, लड़ाकू जनजाति, ठीक है ना। आगे इसमत क्या बोलते हैं, इसमें तो लैंडपुर क्या बोलते हैं, इसमें तो लैंडपुर बोलते हैं। ये लोग ठंडे प्रदेश के लोग थे। क्या थे, इसमें तो लैंडपुर महोदय बोलते, तुर्की लोग इसलिए जीते। ये लोग क्या थे, ठंडे प्रदेश के लोग थे, जो कि मांस खाते थे। क्या, मांस खाते, इसलिए ताकतवर थे। और भारतीय लोग मांस नहीं खाते थे, इसलिए भारतीय लोग इनसे हार गए। ठीक है, भारतीय लोग अधिक शक्तिशाली थे, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे इतिहासकार बहुत सारे कारण देते हैं, ठीक है ना। अनेक इतिहासकारों ने सैनिक कारकों को अधिक महत्व दिया है, किंतु भारतीय सैनिक भी कम नहीं थे। किंतु सैनिक दृष्टि से भारतीय सैनिक भी कम सक्षम नहीं थे, ठीक है ना। ऐसा एक ही तुर्की सेना में घुड़सवार थे, तीरंदाज थे, लेकिन भारतीय सेना भी तो गश्त थे, तब सैनिक दृष्टि से भारतीय आज पिछड़े नहीं थे। इस बात को आपको याद रखना है। अगर सबसे बात की जाए ना, सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर इन सब का निष्कर्ष निकाला जाए, तो हम देखो सैनिक वाला नहीं बोल सकते हैं। सैनिक वाला निष्कर्ष क्यों नहीं आएगा, कि मानते हैं सैनिक लोग उत्कृष्ट थे, वहां पे उनके पास घोड़े थे, सब चीज थी। नहीं, भारतीय सेना में गज थे, क्या थे, हाथी थे, एक हाथी 100 पे भारी, ठीक है ना। याद रखना, यदि निष्कर्ष निकाले तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भारतीय राजनीतिक पद्धति कहीं ना कहीं पतंग का कारण रही। राजनीतिक प्रशासनिक पद्धति जो कैसी थी, आपकी राजपूत सामंतवादी थी। क्या थी,
राजपूत सामंतवादी पद्धति थी। प्रत्येक राज्य अपने छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था। जब कोई व्यक्ति यहाँ पे आक्रमण कर रहे थे, ये लोग संयुक्त रूप से आक्रमण नहीं कर रहे थे, अपने अलग अलग लड़ रहे थे। लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? ठीक है ना। जहां भारतीयों में, जहां तुर्कों में जातीय समानता थी, जहां तुर्कों में क्या जातीय समानता थी, वही भारत में क्या होता था, जातिवाद का पे काम होता था। यह भी आपके लिए पतंग का कार्ड था। ठीक है ना। जैसे कि सैनिक, सिर्फ सैनिक का काम कौन करेगा अपने पे, क्षत्रिय लोग करेंगे, लेकिन वहां पर पूरा इस्लाम वर्ग सैनिक का काम कर रहा था। यहाँ पे क्षत्रिय लोग ही कर रहे इस्लाम का काम, उसका सैनिक का काम। ठीक है ना। एक कुछ ऐसे कार्ड रहे जिनकी वजह से क्या हुआ, भारत को हारना पड़ा। अच्छा, अलबरूनी क्या बोलते हैं? अलबरूनी ऐसे भारत की परिस्थिति बताते हैं कि जिस समय भारत पर विदेशी आक्रमण होता था, उस समय केवल 10% जनसंख्या युद्ध में भाग लेती है। भारत की सिर्फ 10% संख्या युद्ध में भाग लेती थी। यही कारण है कि विदेशी आक्रमण समय समय पर भारतीय ताश के पत्तों की भांति ढह गए। विदेशी आक्रमण के समय भारतीय के ताश के पत्तों की भांति ढह गए। कौन बोलता है? अलबरूनी बोलता है। ठीक है ना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से तुर्कों की विजय होती है। इस क्लास में तो बहुत बार बार मेरे को पॉज करना पड़ा, बहुत सारी चीजें रोकनी पड़ी, बट अगर आपने गौर से सुना होगा और पॉइंट्स लिखे होंगे, तो आप इन द शॉर्ट अच्छे से टॉपिक को समझ गए होंगे कि क्या गौरवंश है, क्या तुर्की है। ठीक है ना। किस प्रकार से भारत में तुर्कों की विजय हुई। अब हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश, इसी क्लास में दिल्ली सल्तनत के प्रमुख राजवंश। सबसे पहले देखें गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1250। फिर खिलजी वंश 1290 से 1230, सॉरी 1320। फिर आपका तुगलक 1320 1414। फिर आपका सैयद 1414 से 1451। फिर लोधी वंश 1451 से 1526 बाबर तक। ठीक है ना। शुरुआत करते हैं लोग गुलाम वंश से। कहां से? गुलाम वंश से। तो नेक्स्ट क्लास को करते हैं हम लोग गुलाम वंश से। ठीक है ना। इसको इतना ही अपलोड कर दूं मैं। ठीक है ना। बेस्ट ऑफ लक। क्लास को लाइक कमेंट शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है ना। आप चाहो कुछ सपोर्ट करना चाहो क्लास के लिए, सबको मेरी कंडीशन फिलहाल पता है भाई, वैसे भी इंटरनेट वगैरह सब महंगा हो गया है, तो आप इस पर कुछ भी डाउन पेमेंट कर सकते हैं, कुछ भी डोनेशन। मैं तो हर क्लास का 1 रुपये भी करते हो आपके लिए बहुत काम हो जाएगा, आपकी अटेंडेंस भी हो जाएगी, और मुझे लगेगा आप क्लास देख रहे हो, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है ना। चल, लाइक कमेंट शेयर। अभी आपका एक लाइक कमेंट भी मेरे को मोटिवेशन काम करेगा, तो वो भी करते रहना आप लोग।